डिग्रियां हाथों में हैं, ख्वाब आंखों में हैं। डिग्रियां हैं, नौकरियां नहीं हैं। ये बड़ी ब्रॉड सी स्टेटमेंट है। हमारा नौजवान है वो प्राइवेट डिग्री के ले रहा है और वो प्रेफर कर रहा है गवर्नमेंट जॉब को। गवर्नमेंट की नौकरी इसलिए हासिल करना चाहते हैं, उसमें स्टेबिलिटी। पाकिस्तान में डिग्री होल्डर्स की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। गवर्नमेंट 5 डेज 15 डेज तक वो मलबा ही नहीं हटा पाती। मसाइल हाइल हैं, उनको दूर करना पड़ेगा। वीजे के दरवाजे भी बंद होते जा रहे हैं। हमारा नौजवान है ना, वो सिर्फ जाना नहीं चाहता, वो मुल्क से भागना चाहता है। गुलामी की तरफ वापस जा रहे हैं, तो कुछ ऐसा नहीं होता नजर आता। सर नजर तो बिल्कुल ऐसा ही आ रहा है। आप बैरून मुल्क रह चुके हैं, वाई यू लिव प्रेफर पाकिस्तान? वहाँ आप कोई ऐसा समझ लें कि 4th क्लास सिटीजन होते हैं। डिग्रियां हाथों में हैं, ख्वाब आंखों में हैं। आखिर रोजगार का दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शीरिन मलिक। हमारे कायद ने दिन रात मेहनतों के बाद पाकिस्तान वजूद में लाया। आखिर क्यों हमारा नौजवान फिर उसी गुलामी पे मजबूर है? इन तमाम सवालात पर नजर डालने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सैयद मोहम्मद जाफरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? गुड। हाँ, आप कैसी खरीद से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। सर बताइएगा कि आखिर नौजवान माइग्रेट करने पे क्यों मजबूर हो गया है? डिग्रियां उनके पास हैं लेकिन नौकरियों के कोई मौके उन्हें नजर नहीं आ रहा है। डिग्रियां हैं, नौकरियां नहीं हैं। ये बड़ी ब्रॉड सी स्टेटमेंट है। इसमें यस अनएम्प्लॉयमेंट भी है, इसमें वो लोग भी हैं जिन्होंने महंगी डिग्रियां हासिल की हैं, यानी कि बहुत सारे पैसे खर्च करके। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर अगर प्राइवेट कॉलेज से डॉक्टरी पढ़ता है या डेंटिस्ट बनता है, there's a lot of money, करोड़ों रुपया लग जाता है। इसी तरह जो और प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ से आप कोई और प्रोफेशनल डिग्री हासिल करते हैं, यू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी। उसके रिटर्न में अगर आपको उस लेवल की नौकरी नहीं मिलती तो आप ये शायद करना पसंद नहीं करते। राइट। और घर बैठे रहते हैं, उनके पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं और उनको टाइम मिलता है कि वो इसमें मजीद टाइम सर्व करें कि किसी तरह एक अच्छी नौकरी मिल जाए। बिल्कुल। और कुछ इन बिटवीन जॉब्स कहलाता है, यानी कि एक नौकरी उनको जिस पे थे उस पे आप उन्होंने अपनी मजीद तालीम बेहतर की और अब वो एक उससे बेहतर नौकरी की तलाश में है। सो दैट्स इन बिटवीन जॉब्स, दैट्स आल्सो अनएम्प्लॉयमेंट। तो इस तरह की कैटेगरीज हैं। जी बिल्कुल। अब हम जब इस मुल्क में दाखिल होते हैं, लेट्स से अगर हवाई रास्ते से दाखिल होते हैं, कराची लैंड करते हैं, लाहौर लैंड करते हैं, इस्लामाबाद लैंड करते हैं, तो हम पहला इंटरेक्शन आपको होता है एयरपोर्ट से। बड़ी बेहतरीन किस्म की फैसिलिटी है। उसके बाद आप एयरपोर्ट से जब एग्जिट करते हैं, यू गो थ्रू सम नाइस नेबरहुड्स, एवरीथिंग इज वेरी गुड एंड नाइस। लेकिन दैट्स नॉट द रियलिटी व्हाट पाकिस्तान इज। ये एरियाज बहुत अच्छे हैं, चंद पॉकेट्स बहुत बहुत अच्छी हैं और यू कैन से कंपैरेटिव टू द डेवलप्ड वर्ल्ड। फिर हम मॉलों में जाते हैं, मॉल भी बहुत क्लास के हैं। आइकॉनिक क्या कहते हैं फूड आउटलेट्स हैं, आइकॉनिक सुपर स्टोर्स हैं। जी। एग्जैक्टली द सेम वी हैव इन डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज। तो बड़ा अच्छा इंप्रेशन लग, तो हमारा ये इंप्रेशन होता है कि हम भी किसी ऐसे मुल्क में रह रहे हैं। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम एंड ऑल दैट। लेकिन हकीकत में अगर हम सोशियो इकोनॉमिक टाइमलाइन को देखें तो वी आर स्टिल अंडर एग्रीकल्चरल एज। इसके बाद इंडस्ट्रियल एज आई, इसके बाद अब जो मौजूद है वो इंफॉर्मेशन एज है। तो हम इस तरह प्रोग्रेस नहीं कर पाए। अब एग्रीकल्चर से मुराद ये नहीं है कि सिर्फ मैं खेती बाड़ी की बात कर रहा हूँ, उसमें वो बहुत सी शाखें आ गई हैं। तो हम यहाँ खड़े में, और इस वक्त हमारी जो पॉपुलेशन है वो है 25 करोड़ या 250 मिलियन। और जो प्रोजेक्टेड है जो कि 2050 में कह रहे हैं कि 40 करोड़ हो जाएगी या 400 मिलियन हो जाएगी। और उस वक्त जो पॉपुलेशन होगी जो कि काम करने काबिल होगी वो 250 मिलियन या 25 करोड़ होंगे। और यू नीड like 30 million jobs every year in order to handle that kind of population. Then तो इस तरह के हालात से अभी हम गुजर रहे हैं। इन हालात में अभी नौकरियां होनी और अवेलेबल होनी मुश्किल है। दूसरा, आपकी जो इकोनॉमिक हालात हैं मुल्क के अंदर, आप ज़्यादातर कर्ज़ों पे बैठे हुए हैं।
एक हो गया इंटरनल कर्ज, यानी कि जो मुकामी हालात तो ये चल रहे हैं, मुकामी बैंकों से आप कर्ज लेते हैं ताकि कभी कभी आप उससे तनख्वाहें भी अदा करते हैं। फिर आप के पास सीपैक के लोन्स हैं चाइना को, यू हैव टू सर्विस दोस लोन्स। देन यू गॉट वर्ल्ड बैंक एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB, ये आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के लोन्स दिए हुए, उनको यू हैव टू पे दोस लोन्स। और आखिर में जो सबसे खतरनाक है वो IMF का इमरजेंसी लोन होता है, जो आपको अपनी बुक्स बैलेंस करने के लिए लेना पड़ता है। तो ये सारे लोन्स आपको सर्विस करने हैं और ये ऑलरेडी खसारे में आप लोग चल रहे हैं। तो इन हालात में न्यू इंडस्ट्री क्रिएट होना वो मुश्किल है। वो इसलिए क्योंकि जो आपकी इकोनॉमिक कंडीशंस हैं दोज आर बीइंग डिक्टेटेड बाय IMF। अब आपको उसके इशारों पे चलना पड़ता है कि आपने ये करना। तो वो ये कहते हैं भाई आप ये जो रियल एस्टेट डेवलपमेंट के लिए जो आप टैक्सेस की उनको छूट देना चाह रहे हैं, फॉरगेट अबाउट दैट। आप जो इंडस्ट्री है, जो सिक इंडस्ट्री है, जो गवर्नमेंट ओन्ड स्टेट ओन्ड है, उसको आप एक बेल आउट पैकेज देना चाहते हैं, फॉरगेट, यू डोंट हैव दैट काइंड ऑफ मनी। और अगर आप इंडस्ट्री के लिए बिजली मुहैया करना चाह रहे हैं हायर कॉस्ट पे, तो इंडस्ट्री आप शायद चला लें, लेकिन उसके रॉ मटेरियल आपको फिर इंपोर्ट करना पड़ेगा, एंड अगेन यू यूज योर फॉरेन करेंसी। तो इस तरफ तो ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। द ओनली थिंग दे आर टॉकिंग अबाउट इज एग्रीकल्चर, दे आर टॉकिंग अबाउट टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी। ये 3 शोबे ऐसे हैं, वो कहते हैं आप इन पे कॉन्सेंट्रेट क्यों करें, क्योंकि इसमें बिजली का इस्तेमाल कम से कम है। तो इन चीज़ों में ही ग्रोथ आएगी आगे। और जब मैं कहता हूँ एग्रीकल्चर, तो एकदम हमारे जहन में खाका आता है कि शायद किसान है जो कि एक बैल के साथ खड़ा है। पुराने कॉन्सेप्ट जो हमारे दिमाग में चल रहे हैं वही चलते हैं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक्चुअली थिंग इसकी जो आपकी 60% जो आपकी आबादी है वो रूरल एरियाज में रहती है। 37% जो है कंट्री वाइड जो दे आर एंगेज इन एग्रीकल्चर वर्क। और जाहिर बात वो एक ऐसी चीज़ है जिसमें खाना पीना हमारे से हासिल होता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि वी आर स्टिल स्टैंडिंग इन एग्रीकल्चर एड, दैट डजंट मीन कि हम एग्रीकल्चर से हट जाना चाहिए, कुछ और काम कर देना चाहिए, ऐसा नहीं है। इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो है ना बड़ी मशीनरी बनती है, ह्यूज मशीनरी फॉर हार्वेस्टिंग, फॉर प्लॉइंग के लिए ट्रैक्टर्स होता है, आपने देख रखे हैं, लेकिन ह्यूज मशीनरी होती है। अगर आप वेस्टर्न एग्रीकल्चर की तस्वीरें देखें आपको वहाँ से वाकफियत हो सकती है। वो जदीद दौर के साथ चीजें चेंज होती हैं। तो 1-2 आदमी एकर्स को जो है वो फीड कर लेते हैं। लेकिन हमारे साथ मसला ये कि 80% जो पॉपुलेशन है, जो लैंड ओनर्स हैं, 80% जो हैं दे आर होल्डिंग 5 acres और लेस लैंड, जहां ये जो है ह्यूज मशीनरी इस्तेमाल नहीं हो सकती, फ्रॉम प्लॉइंग टू हार्वेस्टिंग। हर बंदा अफोर्ड भी नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने। तो इन हालात में हम वहाँ उस लेवल पे नहीं पहुंच सकते। वी आर स्टिल स्टिकिंग टू द ऑर्गेनिक वेज ऑफ एग्रीकल्चर, एंड दैट इज नॉट सफिशिएंट टू फीड दिस population now and for the population that is going to be in 2050, which I'm saying कि 400 million होंगे या 40 करोड़ होंगे। अच्छा, तो इन हालात में वो इस बाखबर हैं IMF वाले, तो वही कह रहे हैं कि भाई आप एग्रीकल्चर को है नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं, यानी कि इसको आप इनऑर्गेनिक वेज एडॉप्ट करें, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें। तो जो ओपनिंग्स आएंगी वो इस डायरेक्शन में आएंगी। अब बायोटेक्नोलॉजी में से मुराद है कि हाइब्रिड सीड्स आप इस्तेमाल करेंगे। पानी कम है, मौसम जो है वो तब्दील हो चुके हैं, वो जो कैलेंडर लेके पहले आ गए टाइम से, और या कोई फ्लड का बहुत ज्यादा इशू आ रहा है, हैवी फ्लड्स का। एब्सोल्युटली। या फिर जो पेस्ट का इन्वेजन हो जाती है, टिड्डी दल का हमला हो गया, वो सारी फसल ही चट हो गई आपकी, पता लगा। खुदा ना खास्ता कोई और आफत आ गई। इस किस्म की चीजें, ये पैटर्न कोई फ्रीक्वेंट सा होता जा रहा है, तो इट्स गेटिंग डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट कि मैं इससे आउटपुट क्या लूँ, तो यील्ड आपकी कम होती जा रही है। तो अगर ऐसी खेती लगे जो कि पेस्ट को का मुकाबला कर सके, या पेस्ट उसको खाने में इंटरेस्टेड नहीं होगा, रेजिलिएंट कहते हैं उसको, क्रॉप्स होंगे, पानी क्या आप स्प्रिंकलर सिस्टम को डेवलप कर लें, तो इरिगेशन में ग्रोथ पॉसिबल है। जैसे मैंने पहले कहा, बायोटेक्नोलॉजी में जो सीड है, हाइब्रिड सीड्स डेवलप करने की अभी आप मोहताज हैं, बाहर से लेकर आते हैं। इसी तरह न सिर्फ एग्रीकल्चर, देन यू हैव गॉट पोल्ट्री, देन यू हैव गॉट मीट प्रोडक्शन, राइट। ये शोबे भी हैं। इसमें भी अगेन वो जो मिल्क प्रोडक्शन होती है, हमारी नीली बार गाय जो है, यानी कि जो काले रंग की गाय फिरती होती है, उससे हमें इतनी आउटपुट नहीं मिलती। आप गाय इंपोर्ट करते हैं, तो उसकी ब्रीडिंग वो भी एक साइंस है उसमें। तो साइंस इज देयर,
द रिसर्च अपॉर्चुनिटीज आर देयर। और आपके जो पंजाब की चीफ मिनिस्टर साहब हैं और जो सिंध के चीफ मिनिस्टर हैं, दे आर ऑल्सो पुशिंग दीज एजेंडाज। अब इसके लिए कोई डिग्री की जरूरत नहीं है, आप कोई अप्रेंटिसशिप भी हासिल कर सकते हैं जी। आप इसमें रिसर्च की मैदान में भी जा सकते हैं। तो ग्रोथ इज देयर, द पॉसिबिलिटी इज देयर। गवर्नमेंट की जॉब्स के अगर आप आश्रय में बैठे हुए कि डिग्री से मुझे शायद कोई फलाना नौकरी मिल जाए, तो मौके कम होते जाएंगे, बिकॉज देयर इज अ फाइनेंशियल डेट और जिसको आप सर्विस कर रहे हैं। बात तो फिर वहीं पे आ गई ना कि जो हमारा नौजवान है वो प्राइवेट डिग्री के ले रहा है और वो प्रेफर कर रहा है गवर्नमेंट जॉब को। अब तो फिर इसके बारे में आप क्या कहते हैं कि ये क्या मामला है? इसमें एक उसकी और शाखें भी हैं और वो बता रहा हूँ, और वो ये है कि हम गवर्नमेंट की नौकरी इसलिए हासिल करना चाहते हैं, उसमें स्टेबिलिटी नजर आती है, उसमें पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं, पेंशन है, और आप उस व्यवस्था हो जाते हैं उस शजर से। सुनने में तो आ रहा है सर ये चीजें भी लिमिटेड हो गई हैं। एब्सोल्युटली, यू आर 100% राइट। अब वो पैसे नहीं है तो जो है इन चीजों को फिर कटेल किया जाएगा, नई पोस्टें जो है वो शायद ना हो आइंदा आने वाले वक्त में। पोस्ट ऑफिस एग्जाम्पल, और पोस्ट ऑफिस की नौकरी है, बहुत से अदारे मैंने सुनने में आ रहे हैं कि प्राइवेट हो रहे हैं, तो बेनिफिशियल्स तो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगी चीजें। जब चीजें प्राइवेट हो जाएंगी तो फिर वो वैसी तो नहीं रहेंगी ना जैसी थी। एब्सोल्युटली, वो एक शॉर्ट टर्म होगी और लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स आपको नहीं मिलेंगे या कटेल हो जाएंगे। जैसे कहते हैं 10 साल तक पेंशन मिलेगी, उसके बाद शायद ना मिले। जो चीजें हमारे एनवायरनमेंट गर्दिश कर रही है, मैं वो सुनकर बोल रहा हूँ। तो ग्रोथ इज गोइंग टू बी इन प्राइवेट सेक्टर। इसके बाद है टूरिज्म। टूरिज्म में ये है कि आपके पास इंटरनेशनल हेरिटेज है, 1000 साल पुरानी जो तहजीबें थी वो इस खत्ते में मौजूद हैं, एंड यू कैन शोकेस दैट। उसके गिर्द आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, आप उस हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री डेवलप करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन, उनको लाना ले जाना, और वहाँ उनको फैसिलिटेशन है, गाइड्स, काफी शोबे हो जाते हैं इसकी, इसमें जो उसकी ऑफशूट्स निकलती हैं। दिस वर्क अगेन, दिस इज नॉट रिक्वायरिंग अ लॉट ऑफ एनर्जी, इसमें बिजली की जरूरत नहीं है, सो इसमें ग्रोथ पॉसिबल है। इसके बाद हॉस्पिटैलिटी यानी कि होटल डेवलपमेंट वगैरह, या उससे खाने पीने की मसरूआत है। आपकी कॉटेज इंडस्ट्री है, उसको आप आगे बढ़ा सकते हैं, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं विद टाइम, उसमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत होती है। तो ये चीजें वो कह रहे हैं, इस पे कॉन्सेंट्रेट करो, भूल जाओ हैवी इंडस्ट्री को। बिल्कुल ऐसे ही, अभी आप उसको एड्रेस ना करें। सर प्रॉब्लम ये भी तो है ना कि अगर हम हिस्टोरिकल प्लेसेस के हट के अगर हम टूरिज्म की बात करते हैं, हम नॉर्दर्न एरियाज की तरफ चले जाते हैं, ठीक है सर, वो भी हमारी काफी अच्छी चीजें हो सकती है ना, नौजवान के लिए इसमें बहुत सी चीजें आ जाती हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं सर। अब वहाँ पे वो वाले मौके हमारे पास फ्राहम ही नहीं होते। अगर लैंडस्लाइडिंग हो गई है तो गवर्नमेंट 5 डेज 15 डेज तक वो मलबा ही नहीं हटा पाती। बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन अगर इन चीजों को इस तरफ जाना है, जिस तरह मैंने कहा कि आलमी इदारे आपको पुश कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट अपॉन दैट। तो ये जो मसाइल हाइल हैं उनको दूर करना पड़ेगा। जब सारे इस डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देंगे तो डेफिनेटली फिर डेवलपमेंट तो आ जाएगी ना। ये तो अभी वक्ती चीजें हैं, और दैट्स हाउ इट्स गोइंग टू बी इन नियर फ्यूचर फॉर दिस कंट्री। पाकिस्तान में डिग्री होल्डर्स की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, मिसमैच हो रहा है जी। हमारे पास जो हमारी हुकूमत हमें फ्राहम कर रही है, लेकिन डिग्रीज काफी बड़ी हैं, PhD डिग्रीज हैं, CSS है, CA है। सर उन्होंने ऑलरेडी बहुत ज्यादा जो है अपना जो तालीम हासिल करने के लिए बहुत सारा खर्चा किया है। सर उनको रिटर्न में वो पैसे नहीं हासिल हो रहे, वो उनको वैसी सैलरीज नहीं मिल रही। उनके लिए आप क्या कहेंगे कि आखिर वो क्या सिलेक्शन करें? देखिए, उसमें एक और अपॉर्चुनिटी जो डेवलप हुई है ओवर टाइम विद द IT इंडस्ट्री इज फ्रीलांस वर्क। राइट, आप बिडिंग होती है, यू बिड, और इसमें हर किस्म का काम है, कोई IT से मुताल्लिक काम नहीं है। इसमें बिल्डिंग नक्शे भी लोग बनवाते हैं, मशीन डिजाइन करवाते हैं, प्रोजेक्ट डिजाइन करते हैं, ई-कॉमर्स जैसी चीजें इसमें बस ऐड हो गई हैं। एब्सोल्युटली राइट। तो इस चीज के अंदर आप अगर तवज्जो दें तो दे आर वेज, आपकी डिग्री रेलेवेंट डिग्री, उससे रेलेवेंट वर्क आपको वहां से मिल जाएगा। जैसे मैंने कहा कि लोग यू नेम इट इज देयर, जो जिसकी थॉट वो आउटसोर्स कर देता है कि मुझे कोई नक्शा बनवाना है किसी चीज का, यानी कि रोड मैप बनवाना है, मुझे बता दो हॉस्पिटल्स यहाँ कितनी कितनी दूर हैं, छोटे छोटे पीस वर्क, बट दैट कैन अर्न यू अ लिविंग। तो मैं उस तरफ इशारा कर रहा हूँ, दैट इज एन अपॉर्चुनिटी। तो आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा कि अगर इस डिग्री में मुझे करना है तो ये एक रास्ता हो सकता है। दूसरा है फिर आप लोग जैसा कर रहे हैं, आप चूंकि खुद एक
ट्रैवल कंसल्टेंट है, एक वीजा कंसल्टेंट है। आई एम अ बिजनेसवुमन आल्सो। राइट, थैंक्स फॉर करेक्टिंग मी। तो आप ही बताइए कि अगर लोग बाहर जाके पढ़ना चाहें फर्दर, उसको डिग्री को अपने किसी का पैशन था कि मैं एक इंजीनियरिंग करनी है, किसी का पैशन था मैंने एक डॉक्टरी पढ़नी है, दे गॉट देयर ड्रीम्स, अब जिंदगी को आगे बढ़ाना है उन्होंने। तो दूसरा रास्ता ये हम जो बात डिस्कस कर रहे हैं, जो मैं आपकी तरफ आपकी तवज्जो चाहता हूँ उसके बारे में, कि उसमें क्या मौके, क्या पॉसिबिलिटीज हैं इफ दे वांट टू गो अब्रॉड एंड स्टडी, क्योंकि वो वीजे के दरवाजे भी बंद होते जा रहे हैं। जी बिल्कुल, जो दुनिया में जो हालात चल रहे हैं, चीजें हो गई, लिमिटेड चीजें हो गई हैं। जी हाँ। पाकिस्तानी पासपोर्ट को कोई इतना वैल्यू नहीं दे रहा, जो हमारे हालात चल रहे हैं पाकिस्तान के। ठीक है सर, फिर उसके बावजूद भी मैं एज अ वीजा कंसल्टेंट जब ये काम कर रही थी, हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं, प्रोफाइल्स आती हैं, तो सर जो हमारा नौजवान है ना, वो सिर्फ जाना नहीं चाहता, वो मुल्क से भागना चाहता है, यानी राह निजात है? वो सुकून चाहता है। उसका सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि मुझे सुकून चाहिए। अच्छा। जो कि उन्हें पाकिस्तान में हासिल नहीं हो रहा। ज़हनी दबाव का बहुत शिकार है। अच्छा। चाहे वो जॉब की तरफ से हो, चाहे वो फैमिली की तरफ से हो, प्रेशर फील कर रहा है। अच्छा। तो सर सबसे पहले तो वो हमसे ये चाहता है कि मैं यहाँ से जाऊं और सुकून हासिल करूं। उस सुकून की वजह ये है कि सर वहाँ की गवर्नमेंट बहुत सारी चीजें आपको दे रही है ना। आप वहाँ पे जाते हैं, स्टडी करते हैं, उसके बाद वो आपको सेटल्ड कर देते हैं, आपकी जॉब अच्छी लग जाती है वहाँ पे। अगर आप वर्किंग आवर्स आपके ज़्यादा हैं तो डेफिनेटली आपको फिर जो है सैलरी भी वैसे ही मिल रही है। आप अगर अपनी फैमिली को लेकर वहाँ सेटल्ड होते हैं तो फिर फैमिली में जब आपके बच्चे होते हैं तो बच्चों की पैदाइश से लेके जब वो 18 साल तक हो जाते हैं, उनके डिफरेंट हेल्थ केयर, उनकी स्टडी, सब कुछ फ्री है। तो सर ये सब चीज़ें पाकिस्तान में उन्हें नहीं मिल रही। तो ये तो आपके जो शुरू का जो आपका बयानिया था कि गुलामी की तरफ वापस जा रहे हैं, तो कुछ ऐसा नहीं होता नजर आता? सर नजर तो बिल्कुल ऐसा ही आ रहा है, क्योंकि अगर देखा जाए तो पाकिस्तानी भाग रहा है बाहर की तरफ और वहाँ पे मौके जो उन्हें मिल रहे हैं वो उनको अवेल करना चाह रहे हैं। लेकिन सर बात ये है कि अगर ये चीजें पाकिस्तान में मिल रही हों तो क्यों एक पाकिस्तानी अपना पाकिस्तान छोड़ के, अपना एक आजाद मुल्क, अपने एक जगह छोड़ के, अपना मुल्क छोड़ के, अपनों को छोड़ के बाहर क्यों जाना चाहेगा? तो वैसे बात मैं पूछना चाह रहा हूँ, जो लोग इतने जोश से जाना चाह रहे हैं, उनको दीवार के उस तरफ जो चीजें हैं या समंदर उस पार जो चीजें हैं, उसको उसकी नौयत का अंदाजा है? सर उनकी नौयत का अंदाजा तो जाके ही होता है। जब इंसान वहाँ पे पहुंचता है तो डिफिकल्टीज तो हर जगह पे होती है। वहाँ पे आपको पाकिस्तान जब वहाँ जाते हैं तो वैसे तो हमें इज्जत वैसी नहीं मिलती ना, क्योंकि हमारे साथ जो हमारे मुल्क के हालात चल रहे हैं उन वजह से हमें वैसा डील ही नहीं किया जाता। लेकिन ये है कि सर अगर वहाँ पे आप बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं तो आपको आपकी अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती हैं, आपकी फैसिलिटीज बढ़ जाती हैं। तो जब आपको फैसिलिटेट किया जा रहा होता है ना तो मेंटली स्ट्रेस आप ओवरकम कर लेते हैं। लेकिन हर बंदा जो है अब्रोड की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। और मैं इसमें ऐड कर दूं, मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस जो है बाहर रहने का, जी बिल्कुल, उसमें यह है कि वहाँ आप कोई ऐसा समझ लें कि 4th क्लास सिटीजन होते हैं। अगर आप वेस्ट में जाते हैं, यूरोपियन वर्ल्ड में जाते हैं, तो वहाँ मुख्तलिफ स्किन्स हैं। मैं स्किन्स से बात कर लेता हूँ। वाइट स्किन जो है दैट्स नंबर 1, उसके बाद ब्लैक स्किन जो है दैट्स नंबर 2, नंबर 3 इज येलो स्किन, चाइनीज, कोरियंस, ये रेस येलो आ जाते हैं। उसके बाद आती है ब्राउन स्किन, जिसमें साउथ एशिया के लोग शामिल हैं, और इस तरह वो एक चौथे नंबर पे आपकी पोजीशन आती है। चौथे में फिर फर्दर क्लासिफिकेशन, कोई हिस्पैनिक्स हैं तो इस तरह करते जो पहले से मौजूद है, दे हैव बेटर स्टैंडिंग इन द सोसाइटी। तो ये जरूर ध्यान में रखिएगा कि you will not be considered to be a first class citizen in those countries, those कह लें जो भी यूरोपियन है। और हम भी बहुत से लोग ऐसे ही शुरू करते हैं तो कोई उनको हम कसूरवार नहीं ठहरा रहे, क्यों हम भी लोगों को ऐसे ही देखते हैं यहाँ पे। मुख्तलिफ हमारे दूसरी नजरिया तो सर अपनी होती है, बदलते रहते हैं। So there is discrimination from that perspective. लेकिन वहाँ चूंकि ह्यूमन राइट्स पहले आते हैं, इंसान पहले आता है, तो वो चीज़ें उनको काफ़ी हद तक फॉलो किया जाता है। लेकिन एक इंसान की फितरत है जो वहाँ पर भी ऐसी है और यहाँ पर भी ऐसी है। तो जस्ट गिविंग जब से मैं आपकी बात करते हुए ये बात करूंगी कि आप बैरून मुल्क रह चुके हैं, व्हाई यू लिव प्रेफर पाकिस्तान? यही बातें जो मैं समझता हूँ कि अल्लाह के फल से मेरा एक अच्छा ब्रॉटअप हुआ, एक अच्छे एनवायरनमेंट में ब्रॉटअप हुआ, तो इस चीज़ का मुझे शिद्दत से एहसास था। जहाँ मेरा नाम पे भी इतराज़ था कि किस किस्म का नाम मुश्किल होता है ना, हमारे जो
और रहे जो नाम कॉमन नहीं है वो हमें मुश्किल जी, लगते हैं बिल्कुल। बोलने में, तो इस तरह उनको भी मुश्किल लगते हैं राइट। बोलने में। तो वो चीज़ फिर अपना लिबास आपको चेंज करना है। तो ये चीज़ें मुझे एक इसमें तकलीफ महसूस होती है, मेजॉरिटी को नहीं करती। जी। मेजॉरिटी वहाँ रहती है, जो जाता है 90% आई वुड से स्टे देयर। मैं शायद उन बेवकूफ़ में से हूँ जो कि यहाँ वापस आ गए। आई केम बैक लाइक इन 20 years बैक अप्रॉक्सीमेटली। तो जो भी है वो मेरी और मैं अभी तक टिका हूँ, जा सकता हूँ, लेकिन आई स्टिल प्रेफर टू स्टे हियर। तो एक अपनी प्रेफरेंस होती है, अपने सर्कमस्टांसेस होते हैं, और कुछ को वो बहुत ज़्यादा अच्छी उनके लिए साबित होती हैं चीज़ें, ऐसी बात नहीं। इस तरह दैट्स हाउ आई लुक एट थिंग्स। ये मैं अपना वांटेड टू शेयर माय एक्सपीरियंस। ओके सर, थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मुझे इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।